बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि रजीम चेंज का अब रजीम चेंज होना है। और ये रजीम चेंज इसलिए भी होना है और इन सबको घर इसलिए भी भेजना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की मईशत को, सियासत को, अदालत को, वकालत को, सहाफ़त को अगर बचाना है पाकिस्तान को, तो फिर ये करप्ट रजीम जो है इसको घर भेजना होगा। न सिर्फ घर भेजना होगा बल्कि इसका मुहासबा भी करना होगा और आइन और कानून के मुताबिक इनका मुहासबा होगा, इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी और इनको खाली हाथ नहीं जाने दिया जाएगा। बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं दरपर्दा, क्योंकि ये तो पता चल चुका है करप्ट और जाली हुक्मरानों को कि अब उनकी बारी आ चुकी है और अब मूड तब्दील हो गए हैं। क्योंकि 3-4 दिन पहले एक कंपेन लॉन्च की गई और वो बरतानवी हाई कमिश्नर के खिलाफ थी। मेरा अपना ख्याल है कि ये एक ब्लफ है, क्योंकि इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है कि ये बरतानवी हाई कमिश्नर के खिलाफ बाकायदा तौर पे इनका सोशल मीडिया जो है वो कैंपेन लॉन्च करे और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, क्योंकि इनकी तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज, इनकी सारी की सारी जायदादें ही बरतानिया और यूरोप में हैं। ये कैसे मुमकिन है कि इनमें इतनी हिम्मत आ जाए और ये इस कदर सोशल मीडिया पे बरतानिया की हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेट करें। ये एक ब्लफ है, क्योंकि उसको इनको पता है कि इन्होंने तो वापस लौट के वहीं जाना है और वहीं क़यामो तमाम है इनका, इनकी वहीं प्रॉपर्टीज हैं। अगर वो मलक रियाज साहब का 190 मिलियन पाउंड वो ट्रेस करके वापस पाकिस्तान को भिजवा सकते हैं, तो फिर इनका भी भिजवा सकते हैं, क्योंकि जो 190 मिलियन पाउंड है वो उसी डील का हिस्सा था जो कि बाबूजी के साहबजादे के नाम एक प्रॉपर्टी थी, उनका था। इसलिए ये मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, इनको ये पता चल चुका है कि अब इनके सत्तू मुक चुके हैं और जो इन्होंने सब्ज बाग दिखाए थे और जो एक जाली किस्म का, एक डार साहब ने भी एक जाली एक बयानिया बनाया हुआ था, जाली एक अपना इंप्रेशन बनाया हुआ था और उनके साथ कुछ जो है वो दानिश्वर भी मिल गए और उन्होंने कहा था कि बस डार आवेगा तो लग पता जाएगा, डार डॉलर को भी कंट्रोल कर लेगा, डार IMF को भी कंट्रोल कर लेगा, डार पता नहीं क्या क्या करेगा। तो ये सब कुछ कर लिया और उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के भी देख लिया, लेकिन मामलात वहीं के वहीं हैं, जूं के तू हैं। उसकी रीज़न मैं आपको कुछ आदाद शुमार बता देता हूं कि ये तो आपको मालूम ही है कि दुबई में इस वक्त पाकिस्तानी जो है वो सबसे नंबर 1 पे हैं। सबसे ज़्यादा कंपनी जो रजिस्टर्ड हो रही हैं वो पाकिस्तानियों की हैं और पाकिस्तानी की अब तक जो तकरीबन पिछले 18 महीनों में जून तक, जून 6 महीने इस साल के और 12 महीने पिछले साल के, 18 महीनों में ऑलमोस्ट 12,000 से ज़्यादा जो है रजिस्टर्ड हो चुकी हैं कंपनियां पाकिस्तानी की। और इस वक्त पाकिस्तान के सरमायादारों का हाल ये है, कारोबारी लोगों का, कि वो अफगानिस्तान को महफूज समझ रहे हैं कारोबार के लिए, अपने सरमाए के लिए। पाकिस्तान को वो गैर महफूज समझ रहे हैं। टोटल अपने शेयर्स फरोख्त करके जा चुका और शेल अपना कारोबार बंद कर चुका, मिल्लत ट्रैक्टर्स अपनी फैक्ट्री बंद कर चुके और इस तरीके से फैसलाबाद के तकरीबन 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और 2 लाख से ज़्यादा सिर्फ एक शहर में बेरोजगार हुए हैं, फैसलाबाद में। तो ये तो है इनकी कारकर्दगी और इनका मुकम्मल तौर पर इन्हिसार किस पे है? IMF के कर्जों पे। और जब तक, एक बात ज़हन में रखिएगा कि जब तक सरमायाकारी नहीं होगी, बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी, और बैरूनी सरमायाकारी भी वो जो कि विलिंगली आए, ये नहीं कि जो ज़बरदस्ती लाई जाए। और उसके बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सरमाया है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। क्योंकि मैं एक तकरीबन हो गए हैं जी 28-29 महीने, तो मुझे भी अब ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिलने मिलाने का इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे ऐसे
पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कि इंतज़ार कर रहे थे, बल्कि बहुत सारे जा चुके थे इमरान खान की वजह से, अपना सरमाया लेके आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उधर प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की खिदमत की जाए, बजाय इसके कि बाहर सरमाया रखा जाए, पाकिस्तान में जाके वहाँ पे भी पाकिस्तान में भी हिस्सा डालना चाहिए। ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन अब जो उन ओवरसीज पाकिस्तानी का ख्याल है, बहुत सारे लोगों से, बेशुमार लोगों से जो मुलाकातें हुई, इत्तफाकिया हुई, बाकायदा तौर पे हुई, गपशप हुई, मीटिंग्स हुई, उनमें वो कहते हैं कि इस वक्त इन्होंने जो हाल कर दिया है, असल ये इस करप्ट टोले ने ये काम किया है कि इन्होंने बदएतमादी पैदा कर दी है, एतमाद उठ गया है सरमायाकार का भी, ओवरसीज पाकिस्तानीज का भी, क्योंकि जिस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों को इन्होंने दबाया है, उनके हकूक छीने हैं, उनको गैर महफूज किया है, उनके रिश्तेदारों को उठाया गया, उनके रिश्तेदारों को तंग किया जाता है, ये सारी बातें जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, फिस्तायत हुई, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी और उनके रिश्तेदारों को भी जिस तरीके से इन्होंने खौफजदा किया है, उसके बाद अब 1001 मरतबा सोचेंगे कि जनाब ये अगर इमरान खान साहब आज भी इख्तिदार में आ जाते हैं तो तब भी उनको 3 से 5 साल सिर्फ इस बात पे लगेंगे कि लोगों का एतमाद बहाल किया जा सके कि नहीं जनाब अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी जो पहले हो गई, क्योंकि लोग तो यहाँ से शिफ्ट हुए थे, पाकिस्तान गए थे कि अब हमारा मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन हुआ वही कि उसी टोले को, उसी करप्ट माफिया को दोबारा लाके मुसल्लत कर दिया गया। और ये एस्टेब्लिशमेंट की, मेरा ख्याल है कि मिलिट्री लीडरशिप की, जनरल बाजवा की ये जो गलती है, ये आई थिंक ये नाकाबिले माफ़ी है, नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इसका जब तक मुहासबा नहीं किया जाएगा, जिन्होंने रजीम चेंज किया है उनका मुहासबा नहीं किया जाएगा तब तक, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की एक मुआशी तरक्की की रफ्तार 6.2 थी, उसको हटा के, उस पूरी रजीम को हटा के उसको -0.02 पे लेकर गए हैं, -0.02 पे, 6.2% की शरह नमू को। तो इससे बड़ा कोई कौमी मुजरम हो नहीं सकता जिन्होंने वो रजीम चेंज की, और उसके रूहे रवां बाजवा साहब थे और उनकी टीम थी। तो उनका जब तक नहीं होगा बात आगे नहीं बढ़ेगी, ये सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि आइंदा किसी को ये जुर्रत ना हो कि वो अपनी एक्सटेंशन की खातिर, सिर्फ अपनी एक्सटेंशन की खातिर पूरे का पूरा मुल्क को दांव पे लगा दे और डंडे के जोर पे अपने इख्तियारात का, अपने डंडे का, अपनी बंदूक का गलत इस्तेमाल करे और पूरे के पूरे इदारे को हाईजैक कर ले और ये इस नौयत पे, इस नौबत पे ले आए। तो बहरहाल अब सूरत हाल ये है, कुछ और ताज़ा तरीन खबरें जो हैं, ये इस वजह से, ये वो वजूहात हैं जो कि अब हुआ ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी तबका खुश नहीं है, कोई भी, ना तनख्वाहदार तबका खुश है, ना कम आमदनी वाला, ना ज्यादा आमदनी वाला, ना मिडिल क्लास, ना अपर मिडिल क्लास, ना लोअर मिडिल क्लास, ना तलबा, ना डॉक्टर्स, ना टीचर्स, कोई भी तबका खुश नहीं है। और ये कर क्या रहे हैं, ये सारे का सारा एक फेक जाली निज़ाम जो है, जाली अफसर बैठे हैं, नकम्मे तरीन अफसर। आप ये देख लें कि कच्चे के डाकू जो हैं वो पक्के के डाकुओं पर हावी हो चुके हैं, और पक्के के डाकू जिन्होंने पिछले 28 महीनों में जिस तरीके से पंजाब में पुलिस गर्दी हुई है और चार दीवारी को पमाल किया गया है, और जिस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों को उठाया गया, अगवा किया गया, और 9 मई की आड़ में लोगों से लाखों नहीं करोड़ों रुपया वसूल किया गया कि हम आपका नाम 9 मई से निकाल देते हैं, क्योंकि जियो फेंसिंग के बाद पता नहीं कितने खानदानों के साथ इन्होंने जुल्म किया है। तो वही आईजी जो हैं वो इस वक्त मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, और कच्चे का ऑपरेशन करते करते वो इस हालत तक पहुंच गए हैं कि अब वहां पे जाते हुए भी डरते हैं। तो ये सूरत हाल है पक्के के डाकुओं की कच्चे के इलाके में। तो अब कच्चे के जो डाकू हैं वो वजारत दाखिला से दफ्तर अफसरों से फोन कर रहे हैं और अपनी लिस्ट जो है, डाकुओं की लिस्ट जो है वो तरतीब दिलवा रहे हैं कि भी फलां को निकाल दें और फलां को डालें, मेरा क्या ताल्लुक है। तो लिस्टें तब्दील हो जाती हैं। तो ये भी हो रहा है। तो यहां तक जब हो तो मामला, फिर उसकी वजह क्या है,
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے جو کچے کا ڈاکو پکے کا ڈاکو یہ جو ٹرم چل رہی ہے، اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو لا کے بٹھا دیں گے کہ جن کو کام کا پتہ ہی نہیں، جن کو تجربہ ہی نہیں ہے، تو ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اس کی اس وقت ہمارے جو ہیں جی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، وہ پارٹ ٹائم وزیر داخلہ ہیں، پارٹ ٹائم جرنلسٹ ہیں، پارٹ ٹائم پی سی بی کے چیئرمین ہیں۔ تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ نہ ہی جو ہے وزارت داخلہ صحیح طور پہ کام ہو رہا ہے، وزارت داخلہ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ صرف ایک ہی ہے کہ دفعہ 144 نافذ کر دیں، دہشت گردی کے مقدمے درج کر دیں اور 3 MPO کے تحت لوگوں کو اٹھا لیں، اور وہ بھی نہیں ہوتا تو ویسے اٹھا لیں۔ یہ اس وقت وزارت داخلہ کا رول ہے، اور یہی کام پنجاب کی وزیر داخلہ مریم صاحبہ کا ہے۔ مریم نواز شریف صاحب اور جناب محسن نقوی صاحب یہ دونوں کام ایک ہی طرح کے کر رہے ہیں۔ ان کو زوم ہے کہ ہم حکمراں خاندان ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ مجھے تو لا کے بٹھایا گیا ہے اور میری کرسی بڑی مضبوط ہے، میرا قلعہ بہت مضبوط ہے، میری بیک بہت مضبوط ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یونیفارم تو مریم صاحبہ نے پہنی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ یونیفارم پہن کے اب وہ جائیں، لیڈ کریں، سمبولیکلی صحیح، کچے کے علاقے میں جائیں، کچے کے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فورس کے ساتھ کھڑی ہوں، اور آئی جی صاحب کو چاہیے کہ مریم صاحبہ کو لے کے جائیں، کیونکہ وردی انہوں نے پہنائی تھی، بوٹ انہوں نے پہنائے تھے، اور سیلوٹ بھی سب کچھ، وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ بھی ہوئی تھی اور گارڈ آف آنر بھی ہوا تھا۔ تو اب ان کو جانا چاہیے فرنٹ فٹ پہ، کیونکہ اس وقت پنجاب پولیس کے لوگ جو ہیں، جو کہ ڈاکوؤں کے نرغے میں ہیں، وہ اپیلیں کر رہے ہیں اور ویڈیو جاری کر رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب کو بھی اب یہ پارٹ ٹائم جاب چھوڑ دینی چاہیے۔ ان کا جو کام ہے انہیں وہی کرنا چاہیے، وہ واپس جائیں، اپنا جرنلزم کریں اور اپنا ٹی وی چینل چلائیں، نہ کہ یہ کہ کرکٹ کا حال آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ بنگلہ دیش نے راول پنڈی میں وہ درگت بنائی ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ٹیسٹ میچ 10 وکٹوں سے پاکستان ہار جائے گا۔ تو یہ کرکٹ ٹیم کا حال کیا ہوا ہے پی سی بی کے چیئرمین جناب نقوی صاحب نے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ حالات جو ہیں وہ ایک نکموں کے ہاتھ میں کچھ دے دیا جائے، بندر کے ہاتھ میں اس طرح دے دیا جائے تو اس نے اپنا گلا بھی کاٹنا ہے اور باقی لوگوں کو بھی نقصان ہی پہنچانا ہے۔ تو اس وقت بندر کے ہاتھ میں اس طرح دیے ہوئے ہیں، وہ اپنا گلا بھی کاٹ رہے ہیں اور باقیوں کا بھی کاٹ رہے ہیں، اور پاکستان اس وقت شدید ترین مشکلات کا شکار ہے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے جناب۔ ہم تو آواز بلند کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور دوسری جانب جیل میں، اڈیالہ جیل میں ساری توجہ ادھر ہے، اور وہ ایک بار پھر اڈیالہ جیل کے ملازمین تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور وہ عملہ تبدیل کیا گیا ہے جو کہ عمران خان صاحب کو کھانے کا بندوبست کرتا تھا، کھانا پہنچاتا تھا، کھانا چیک کرتا تھا، اور اب یہ بار بار پچھلے 3 مہینوں کے اندر اندر یہ تیسری دفعہ ری شفل کیا گیا ہے، اور ملازمین وہ سٹاف تبدیل کیا گیا ہے جو کہ عمران خان صاحب کو کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے لنک تھا، یا ان کی ذمہ داری عمران خان صاحب کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ انٹروین نہیں ہونے دے رہے تھے، مداخلت نہیں ہونے دے رہے تھے۔ یہ ایک تشویشناک بات ہے۔ بہرحال دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔